वाली अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सिर्फ खंडन नहीं कर रही हूँ इस बात का, मैं चैलेंज करती हूँ रमेश बिधूड़ी को। ओखला आके दिखा दो, यहाँ ये बात बोल के दिखा दो, यहाँ की पब्लिक दौड़ाएगी तुमको। और लोग नहीं बोल पाए। इसको इतनी छूट जभी मिली है कि आज ये नारी शक्ति का अपमान कर रहा है। ये दिमागी दिवालियापन है, दिखा रहा है इनका कि दिमागी तौर से कितने खाली हैं भाजपा के नेता। जी, जैसे कि अब इलेक्शन आ रहा है 2025 का आ रहा है जी, तो विधायक के उम्मीदवार जो है कालका जी से रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी के गालों जैसा हम जो है वो रोड बनवाएंगे। आप भी एक महिला हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, निहायत ही डेरोगेटरी कमेंट है, ये निहायत ही घटिया बात है। और मैं तो जिसने ये बात कही है, मैं उनको इस काबिल भी नहीं समझती कि उनकी इस बात पे कमेंट किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए ये बात कही गई है, तो मैं पूरी तरीके से सिर्फ खंडन नहीं कर रही हूँ इस बात का, मैं चैलेंज करती हूँ रमेश बिधूड़ी को। ओखला आके दिखा दो, यहाँ ये बात बोल के दिखा दो, यहाँ की पब्लिक दौड़ाएगी तुमको। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, आपने एक महिला के लिए ये बात कही है, आपने एक महिला लीडर और इलेक्टेड लीडर, और सिर्फ ये बात नहीं कि मैं कांग्रेस की हूँ और मेरी कांग्रेस की लीडर हैं तो उनके लिए, ये निहायत ये आपकी घटिया सोच को दर्शाता है। ये दिखाता है कि जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी क्या जहनियत रखती है, औरतों का कितना सम्मान करती है। इससे आपकी आइडियोलॉजी भी दिखती है और आपका कैरेक्टर भी दिखता है। मैम, माफ़ी मांगने के लिए जब बोला गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने भी ऐसी ही बात कही थी हेमा मालिनी के लिए, पहले वो माफ़ी मांगे उसके बाद हम। देखिए, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बिधूड़ी साहब हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं बोला है, अभी कुछ महीने कुछ एक आध साल पुरानी बात है जो संसद में हुआ था, आप लोग वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से माइनॉरिटी के एमपी के लिए उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल करी थी, और उस पर पीछे उनके बीजेपी के एमपीज़ बैठे हंस रहे थे। तो मैं आपसे वही बात कह रही हूँ कि ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आप कम्युनल माइंडेड हैं, आप माइनॉरिटीज़, SC ST दलितों को किस लेवल पर समझते हैं और आप महिलाओं के लिए कितना सम्मान रखते हैं। ये सारी चीज़ें बीजेपी खुद दिखाती है, खुद दर्शाती है, उनकी ज़ुबानों से ये बात जाहिर है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कहूँगी कि इन घटिया लोगों की बातों को हाईलाइट करना या उस पर कमेंट करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। ये इस काबिल भी नहीं है कि इनकी इस बातों पे कोई कमेंट भी करा जाए। ये बहुत ही लो स्टैचर के लोग हैं, इस पे किसी तरह का, इसीलिए मैं तो इस पे बिल्कुल ही मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिधूड़ी साहब हैं कौन। ये वो सांसद हैं जिन्होंने अपने साथी सांसद जो उनके साथ संसद में बैठते हैं, दानिश सकोवर, दानिश अली साहब, उनके ऊपर धर्म सूचक टिप्पणियां की थी, गालियां बकी थी। तो एक बदतमीज आदमी है, गुंडागर्दी करता है। मगर भारत के संसद में एक सांसद का उस टाइम अपमान हुआ, संसद खामोश रहा और लोग नहीं बोल पाए। इसको इतनी छूट जभी मिली है कि आज ये नारी शक्ति का अपमान कर रहा है। ये दिमागी दिवालियापन है, दिखा रहा है इनका कि दिमागी तौर से कितने खाली हैं भाजपा के नेता। जो प्रियंका जी का उदाहरण किस तरह देना चाह रहे हैं, देखिए बात प्रियंका जी की नहीं है, बात नारी सम्मान की है। आप कहते हैं कि आप बनने जा रहे हैं साहब विश्व गुरु। आप विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे मोदी साहब? मोदी साहब तो खुद बोले थे उनको, सोनिया जी को, कांग्रेस की विधवा। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ये फर्क है कि नारी का अपमान ही खुल के करते हैं। ये दो चीजें बहुत अच्छी करते हैं, मजहब की चाशनी लपेट के जहर बेचते हैं और नारी का अपमान करते हैं, जातियों का अपमान करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो माँ है, जो जननी है, भारत माता जिसे हम कहते हैं, वो औरत ही तो है। और उस औरत की क्या दुर्दशा इस हिंदुस्तान में है कि एक बिधूड़ी, एक मेंबर पार्लियामेंट, चुना हुआ सदस्य, किस तरह की लैंग्वेज औरतों के खिलाफ यूज कर रहा है, औरतों का अपमान कर रहा है। मगर कहीं ना कहीं अब भारत की जो माए बहनें, बहन बेटियां हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि भाजपा की नफरत की जो चाशनी में लिपेटी हुई एक गोली कब तक चलेगी, ये हिंदू खतरे में कब तक रहेगा। ये क्या करते हैं साहब भाजपा वाले? मोदी साहब कहते थे सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा, जबकि सोनिया गांधी एक शहीद की विधवा थी, उनके पति ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, मगर उन्होंने उनका भी अपमान किया। अब नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की माओ बहनों को सड़कों पे आना पड़ेगा
और इसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसे सांसदों के खिलाफ संसद में कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निष्कासित करना चाहिए। देखिए ना, गुंडागर्दी की क्या छूट मिली हुई है? यदि भाजपा के एमपी हैं तो क्या खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे, औरत का अपमान करेंगे, साथ ही सांसदों का अपमान करेंगे, मुसलमानों को गालियां बकेंगे? कब तक चलेगा? ये मुल्क बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, ये युगांडा तो है नहीं, ये संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान है। तो हमें सोचना पड़ेगा इस बार। पहले राजनीति होती थी काम पर, लेकिन अब तो कुछ और ही हो रहा है। ये देखिए, भाजपा में एक नया दौर चला है, वो जो जितना बदतमीजी करेगा उसे उतने पद मिलेंगे। परवेश वर्मा गालियां बकते मुसलमानों को, दिल्ली से महरूली से इलेक्शन लड़े थे। उनके जो मंत्री रहे हैं वो कहते हैं गोली मारो सालों को, तो कहीं ना कहीं और उनको पद मिलते हैं, आला पदों से उनको नवाजा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो अब एक अपमान करने की, पर्टिकुलर जाति को, औरतों को, मजहब को किसी बदनाम करने की जो ये गेम चल रहा है एक तरह से, इस पे देखना पड़ेगा कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या जा रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, कल की खबर है, अडानी जी के खिलाफ बाकायदा वारंट इशू हो गए यूएस के अंदर। मुल्क का क्या हो रहा है? मुल्क के व्यापारियों के खिलाफ वारंट इशू हो रहा है यूएस में। यूएस उनके पीछे लग रहा है, रिश्वतें वाले खिला रहे हैं, यहाँ नारी का अपमान हो रहा है, प्रियंका जी पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है। तो ये किस तरह का हिंदुस्तान? ये ट्रेंड चल रहा है क्या? बार बार बोलेगा, जो बोलेगा वही अच्छा नेता कहलाएगा। हालांकि माफी मांगी है उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि लालू प्रसाद ने भी बोला था हेमा मालिनी के लिए ये बात, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि अब वो माफी मांगे, उसके बाद हम माफी मांग लेंगे। लालू प्रसाद यादव ने जिस जमाने में कहा था, उस जमाने में धर्म की राजनीति नहीं होती, मुद्दों की राजनीति होती। और राजू राव उन्होंने, मुझे याद है, बड़ा मुस्कुरा के कहा था, वो शायद हेमा मालिनी जी के लिए कहा था, और वो एक्सप्रेसली। तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था। मगर आज जो परिप्रेक्ष्य नफरत का है, औरत के अपमान का है, वो भारतीय जनता पार्टी को उसका आश्चर्य जाता है। ये बकवास करते रहेंगे। 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन विश्व गुरु, वो मुल्क विश्व गुरु बन नहीं सकता जहाँ पे औरत का सम्मान न हो, औरत का अपमान हो, उसे खंडित किया जाए। माताओं बहनों को खंडित किया जा रहा है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी मौन है, उनकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी मौन है बहुत सारी चीजों पे। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें, और मोदी मीडिया इन चीज को चलाता नहीं। तो मतलब अब जो इलेक्शन आ रहे हैं दिल्ली में, कैसे देखते हैं आपको? कौन सी पार्टी कितने सीटों पर इस टाइम आ रही है, हमको बताएं। देखिए, ये तो जनता के हाथ में। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे, हम जनता के बीच अपना पक्ष लेके जाएंगे। मगर इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें इनसे कोई डर नहीं है, हम इनका विरोध करेंगे, सड़कों पे आएंगे और वो तो इनका पुतला ही फूका जाएगा। अगर ये सोचते हैं कुछ ही बकवास करके घर बैठ जाएंगे, तो विरोध का तरीका हमारे पास है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम इनका विरोध करें और अपनी बात जनता तक पहुँचाएं, और हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी डर रही है क्या? इतने दिन हो गए, अब तक टिकट नहीं अनाउंस किया उनने। अरे हम डरने वाले लोग हैं क्या? आपको कांग्रेस डरने वाली पार्टी लगती है? ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि जब जयप्रकाश नारायण मूवमेंट चली थी तो इंदिरा जी जेल चली गई थी, आपको याद हो तो। हम डरने वाले नहीं है, हम तो इस देश के लिए लड़ने वाले हैं भाई, हम क्यों डरेंगे इससे? तो फिर अब तक टिकट क्यों नहीं दिया? की सीट पर मंथन चल रहा है, और ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सबको मौका दिया जा रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है। काफी लोग टिकट मांग रहे हैं, उन सबका पक्ष सुना जा रहा है और टिकट जल्दी घोषित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं ले पाती? अगर इस तरह के बयानबाजी होती रहेगी, इस तरह से बोलते रहेंगे लोग, तो कैसे काम चलेगा? ये चुनाव क्या लग रहा है, इसी तरह के बयानबाजी से आगे बढ़ेगा? देखिए, संवैधानिक स्टैंड हम लेंगे, हम गुंडागर्दी तो उनकी तरह करेंगे नहीं। हमने संविधान की शपथ ली है, हमारे नेताओं ने, हम संविधान का पालन करते हुए जो हमारा तरीका है संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करेंगे, चाहे वो जुलूस निकाला जाए, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे इनका पुतला फूको, जिसकी हमें अधिकार है। और ये जो अपनी गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं विधुड़ी जैसे नेता, तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन चलती नहीं है। जनता पहचान चुकी है कि इनके पास मुद्दे तो है नहीं, ये मुर्दों की राजनीति करते हैं। या तो पास की बात करेंगे या औरतों को अपमान करेंगे। इनके पास और है कि नेहरू जी को बदनाम करेंगे, हर चीज नेहरू जी ने पूरी की है, अब प्रियंका जी के ऊपर आ गए। तो कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा कि इनकी कथनी करनी में कितना फर्क है, और कहीं ना कहीं अब इनकी सरकार भी जाने वाली है। अच्छा, ओखला की सीट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई दावेदार हो रहे हैं, आरफा खाना में है, अरीबा खान है, इशरत जहाँ है, ज़ेबा खान है, और कई लोग हैं, शायद आप भी हो सकते हैं हो, तो किसको टिकट मिल सकता है? पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी। पार्टी ने सबका पक्ष सुना है, हमें पूरा विश्वास है अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपनी टीम के ऊपर,
कि वो लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और सबको बराबर का टाइम देने के बाद वो फैसला आएगा और वो सबको माननीय होगा, हमें माननीय होगा। आपको क्या लगता है किसको मिल सकता है अंदाजा? करीब कौन है? देखिए, ये तो ऐसी टिप्पणी होगी जिस बारे में जब मैं चयन करता हूँ ही नहीं तो मैं इसमें क्या बताऊंगा, मगर कहीं कहीं आरफा खान और एक फीमेल और उनका नाम ज़्यादा अच्छा चल रहा है। आरफा यंग है, वाइब्रेंट है, वो आगे चुनाव लड़ेंगी और काबिल औरत है, लड़की है, उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो अगर उनको भी होता है तो उनको चुनाव लड़ाएंगे। सर, चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है, इन लोगों का कहना है कि तैयारी कब करेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। अब अभी तक आप लोगों को टिकट ही नहीं मिला, तो किस तरह से तैयारी होगी ये? देखिए, आम आदमी पार्टी तैयारी इसलिए कर रही है कि उन्होंने 5 साल में कुछ काम किया ही नहीं था। अब आनंद फानंद में सड़कें बना रहे हैं। हम तो पूरे 5 साल सड़क पे रहे साहब, आपके पीछे, आप तो मीडिया वाले आपके सामने होते, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये तैयारी उन्हें करनी है जिन्होंने सड़कें तोड़ दी थी, जिन्होंने पाइप पानी के नहीं डाले थे, गटर पलटे हुए थे, इनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें करना, वो कर रहे हैं। हम तो जब भी लड़ाई लड़ रहे थे, जब ये लोग सड़कों पे नहीं थे, हम अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस को तैयारी ग्राउंड से हमारी 100% है उनका सीट पे, और इंशाल्लाह जिसको भी टिकट होगा हम चुनाव जीत के आएंगे। आप कह रहे हैं सड़कें टूटी, अब तो सब बन गई है 2 महीने के अंदर सारी किसी सड़कें। को तो आप तैयारी कह रहे हैं, जो काम 5 साल में होना था वो 2 महीने में हो रहा है। कैसा हो रहा है आपके सामने, आप जानते हैं इस बात को, जाके देख लीजिए सड़कें बननी कैसी बन रही है। सर, क्या लगता है इससे रुझान बदल जाएगा? सड़कें जो बनने लगी है, अब गलियां बन रही है, तो क्या लगता है आपको रुझान बदल जाएगा? आम आदमी पार्टी की तरफ लोग फिर से चले जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ ये तो बेसिक नेसेसिटी है, ये तो जो आप टैक्स देते हैं उससे सड़क बनती है। ये को अपने मामा के घर से पैसे लेते तो आए नहीं है केजरीवाल साहब। हाँ, केजरीवाल साहब से मुसलमान नाराज हैं। 17 महीने से हमारे इमामों की तनख्वाह नहीं दी गई और केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दी कि मंदिरों को पुरोहितों को तनख्वाह देंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है उनकी। पहले हमारे इमामों की तनख्वाह क्लियर करें, हमारे वक्फ बोर्ड को बचाएं, उसके बाद आगे बात करें। अच्छा, इस चीज़ को लेके भी नाराज है लोग हैं? मुसलमान नाराज है। देखिए, हमारे उर्दू स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया गया। दिल्ली में फतेहपुरी, मजहबुल इस्लाम, एंग्लो अरबिक, शफीक मेमोरियल, ये मुस्लिम उर्दू स्कूल है, इनके लिए 1 रुपए की एड आज तक केजरीवाल साहब ने नहीं दी। क्या वजह है? आप शिक्षा पे काम कर रहे हैं, क्या मुसलमानों के स्कूल उर्दू स्कूल नहीं है? उनको आप एड क्यों नहीं देते? उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, उर्दू ट्रांसलेटर की भर्ती नहीं हो रही दिल्ली सरकार में, पंजाबी ट्रांसलेटर आपने भर्ती कर लिए, पंजाबी टीचर रख लिए। तो केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं मुसलमानों को अपेक्षित कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मुसलमान फ्री में वोट देगा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम इसका संज्ञान ले रहे हैं, जनता के बीच जाके बात बता रहे हैं। इमामों की तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, इन्होंने पिछले इलेक्शन में बाकायदा इमामों को इकट्ठा करके प्रोग्राम किया था, ऐवान गालिब में, आपने भी कवर किया था वो, और वहाँ से घोषणा की थी कि वक्फ बोर्ड तनख्वाह देगा। उन इमामों को तो देगा जो वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं, उनको भी देगा जो प्राइवेट मसाजिद में नमाज पढ़ाते हैं। तो अलग अलग बातें थी। खैर जी, हमें बड़ा अच्छा लगा, चलो किसी का भला हो रहा है। मगर 17 महीने हो गए, मैं खुद इमामों के साथ धरने बैठा वक्फ बोर्ड के बाद, 17 महीने से उनको सुनवाई नहीं है। जबकि केजरीवाल साहब इमामों की तनख्वाह देते वक्फ बोर्ड से, जो मुसलमानों का अपना इदारा है, जो हमारा अपना है, जाती है, वहीं से वो तनख्वाह देते, ये वहाँ से भी नहीं दे पा रहे। और हिंदू भाइयों को और बाकी लोगों को तो तनख्वाह अपने पास से देंगे। खैर, इनकी कतनी करनी फर्क है, झूठ बोलते हैं केजरीवाल साहब, बरकरार है आवाम को, ये पैसे नहीं दे पाएंगे, और अगर देने तो पहले हमारे इमामों की तनख्वाह दी जाए। अच्छा, जैसे आपने भी दावेदारी ठोकी थी, एक बार देखा गया था कि एमएलए के लिए टिकट मिल जाए आपको भी। नहीं, मेरा इंटरव्यू हुआ था, पार्टी ने बुलाया था। हाँ, हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी में देखा कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला था, वो पार्टी छोड़कर चले गए। आपने क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? देखिए, राजनीति जो होती है विचारधारा की लड़ाई होती है। हमारी विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और वो विचारधारा देश को जोड़ने की विचारधारा है। अगर हमारा टिकट नहीं भी होता तो हम पार्टी क्यों छोड़ें? हमारे नेता राहुल गांधी पूरा हिंदुस्तान पैदल घूमते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। क्या वो इसलिए भागे फिर रहे हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग जाएं अपने जाति लालच को लेकर? नहीं, हमें देश को जोड़ना है। हम इलेक्शन हारे या हमें टिकट ना मिले, मगर हम कांग्रेस के सिपाही हैं राहुल गांधी के, और राहुल गांधी के लिए आगे लड़ेंगे, और केजरीवाल जैसे झूठों का पर्दाफाश करते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो अलशिफा के पास दीवार हुई है, यूपी एलिगेशन की है सिंचाई विभाग ने, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सही हुई है दीवार? देखिए, ये तो एक टोटल सिस्टम फेलियर है। आपके नेताओं का फेलियर है, आपकी सिविल सोसाइटी का फेलियर है। देखिए, आप जा सकते थे यूपी गवर्नमेंट के पास ये एक अर्जी लेके कि यूटिलिटीज पे ये रोड आ जाता है। देखिए, जब कोई रास्ता या जगह यूटिलिटी में आती है तो उसका इस्तेमाल जब आवाम के लिए होता है तो आवाम के लिए दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी
मेट्रो का यहाँ आने का हुआ ओखला में, तो ओखला के मेट्रो के ज़्यादातर पिलर सिंचाई विभाग की ज़मीन पर यूपी गवर्नमेंट है। तो संदीप दीक्षित जी स्पेशली गए, अखिलेश यादव जी से मिले, शीला जी ने फ़ोन किया कि हमें आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हमारे यहाँ मेट्रो नहीं आ पाएगी ओखला में। तो यूटिलिटीज़ का तकाजा देते हुए हमारी पार्टी ने उनसे बात की, और आज आप देख लीजिए जितने ज़्यादातर मेट्रो के खंभे हैं या तो जामिया, कुछ जामिया से, बाकी सब ज़्यादातर सिंचाई विभाग की यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन से निकल रहे हैं। देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, शीला दीक्षित जी में थी, उन्होंने करी, अब ये क्यों नहीं कर पाए। दूसरी बात, सारा ब्लेम नेताओं पे ही मत दीजिए, साफ करता हूँ। आवाम कहाँ है, RWS कहाँ है, कोर्ट जाना चाहिए था। यहाँ ओखला में बेहतरीन वकील रहते हैं साहब, एक से एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर रहता है, इसमें एक पब्लिक लिटिगेशन नहीं जा सकती, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई नहीं गया। सबको ये है कि भैया बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है। तो जब आप देखिए जिन कौमों में क़यादत नहीं होती उनके हुकूकों की हिफाजत भी नहीं होती, फिर तो आपके जो हुकूक है उनकी हिफाजत नहीं हो रही। पढ़ा लिखा मुसलमान ओखला में रहता है, वकील यहाँ रहते हैं, सारा दोष नेताओं पे मर दो, ये भी गलत है। आप लोग क्या कर रहे थे, हम कोर्ट जा सकते थे, हमारी RWS है, यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, हमें कोर्ट का रास्ता लेना चाहिए था। और इसमें टोटल ओखला के सिस्टम फेलियर की गवाही देती है ये बात, ये किसी एक की गवाही नहीं है। मैं इस पर किसी एक को दोष नहीं देता हूँ, ये हम सबकी फेलियर है, मैं भी शामिल हूँ। वो हमने भी गलती की, हमें जाना चाहिए था कोर्ट, मगर इंशाल्लाह हम कोर्ट जाएंगे और फेवरेबल हाई कोर्ट से एक डिसीजन लेके आएंगे बहुत जल्द। जो हमारी बात अपने वकील साहबान से चल रही है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े वकील हैं उनसे हमने डिस्कशन किया है, और इस पर बहुत जल्द इंशाल्लाह हम पिटीशन डालने वाले हैं। लगता है आपकी दीवार रोकने से रोका जा सकता है, रोक देंगे आप? देखिए ज़मीन उनकी है, हम उनको नहीं रोक सकते, मगर हम अपनी एक अर्जी तो यूपी गवर्नमेंट को दे सकते हैं कोर्ट के माध्यम से कि सर्विसेज पे, यूटिलिटीज़ में जगह यूज हो रही है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये जगह हमें देनी चाहिए। देखिए आपको याद हो, यहाँ पे तोलकाबाद में एक मंदिर टूटा था वाल्मीकि समाज का, डीडी ने तोड़ा था। केजरीवाल साहब ने खुला ऐलान किया था कि मैं इस मंदिर की जगह डीडीए को फला जगह दे दूंगा दिल्ली गवर्नमेंट की, मगर ये मंदिर मत तोड़ो, कहा था ना उन्होंने, आपको याद होगा, बहुत खबर उसकी थी। तोलकाबाद फोर्ट के नीचे मंदिर था वाल्मीकि समाज का, तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं इतनी जगह डीडीए को कहीं और दे दूंगा, आप मंदिर छोड़ दीजिए हमारा। अच्छी बात है, मंदिर बचना चाहिए था, अच्छी बात है, हुआ, मगर वो हो नहीं पाया। मगर केजरीवाल साहब यहाँ भी कह सकते हैं यूपी गवर्नमेंट से कि भाई मुझसे इतनी जमीन कहीं और ले लो आप, दिल्ली सरकार से, आप उनको जमीन दे दीजिए इतनी। मगर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना भाई, हमारे नुमाइंदे जाके केजरीवाल साहब से बात करें, केजरीवाल साहब सरकार के लेवल पे यूपी गवर्नमेंट से बात करें और ये पक्ष रखें कि भाई हमारी जनता के द्वारा ये रोड यूज हो रहा है, जितनी जमीन आपकी है उतनी जमीन हम आपको कहीं और दे दें। दिल्ली सरकार, दिल्ली बॉर्डर पे दे देगी सरकार, सरकार तो मालिक होती है साहब शहर की। मगर अब केजरीवाल साहब क्या इतना मुसलमानों के बारे में सोचेंगे, ओखला विधानसभा के बारे में सोचेंगे, ये सोचने का विषय है। चलिए आखिर में क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर दिल्ली वालों से कि क्या करें वो लोग? देखिए दिल्ली वालों को बहुत सोच समझ के वोटिंग करनी है, झूठे वादों से बचना है, उन लोगों से बचना है जो एक फाइल लेके घूमते थे एक चुनाव से पहले 2014 के कि शीला दीक्षित जेल जाएंगी, एक टैंकर घोटाले की फाइल है, ये आपके माननीय अरविंद केजरीवाल साहब जो झूठ बोलते थे, आज वो फाइल कहाँ है, कौन जेल गया बताइए, कौन सा टैंकर घोटाला था। तो आज आवाम को जानना है कि जो सच्ची कांग्रेस है उसके पक्ष में खड़ो, हमारा साथ दे, हम आपका साथ देंगे। हमने दिल्ली को सजाया संवारा था, हमारी नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को सजाया संवारा था, और हम आगे बढ़ के दोबारा इसकी खिदमत करेंगे। कांग्रेस पार्टी अमन की पार्टी है, मोहब्बत की पार्टी है, आवाम की पार्टी है, हमारा सहयोग करें, हाँ आपको पूरा सहयोग करें। आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस ओखला के पड़ोस में कालका जी में वहाँ पर टिकटें मिल चुकी है, इसमें आपके अलका लांबा आई हुई है और आतिशी जी है, क्या मुकाबला देखते हैं आप उन दोनों के बीच में? देखिए अलका लांबा यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलन से निकल के आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की और एक संघर्ष का दौर है उनके पीछे, मतलब कोई 2-3 साल नहीं, 20 साल का तकरीबन संघर्ष है उनका राजनीति में। कहीं ना कहीं आतिश जी को मुद्दों की राजनीति तो पटक के देंगे, पता भी नहीं चलेगा जी। लेकिन मुख्यमंत्री हैं वो, मुख्यमंत्री हैं वो, तो क्या उनको हरा पाएंगे? मुद्दों की राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा 2100 में लक्ष्य जी जय झूठ बोल के आप, मुद्दों की राजनीति यदि होगी तो अलका जी से वो बैठ के डायलॉग भी नहीं कर पाएंगे शायद, अगर ऐसा हुआ तो शायद वो अलका जी के सवालों को जवाब दे सकते, क्योंकि अलका लांबा दिल्ली को समझती हैं, स्टूडेंट लाइफ से यहाँ पे हैं, छात्र राजनीति, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तो कहाँ से कहाँ तक वो रही है। नहीं ऐसा ना हो सर कि दोनों की लड़ाई में बीजेपी भिदौड़ी आगे निकल जाए,
क्या लगता है? देखिए ये तो जनता डिसाइड करेगी किसको वोट देना। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, सुना है आपके ओखला में भी आने वाले हैं प्रधानमंत्री? उन्हें आना चाहिए भाई, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं वो, ओखला में उनका क्या बिगाड़ा है? उन्हें यहाँ आना चाहिए, यहाँ टूटी हुई सड़कें देखनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए ओखला का क्या विकास हुआ। अगर प्रधानमंत्री आते हैं ओखला के अंदर तो आप उनका स्वागत करेंगे? बिल्कुल भाई, प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के हैं वो, मेरे भी तो हैं, मैं भी तो इसी मुल्क में रहता हूँ। मेरे उनसे मनभेद हैं, मनभेद नहीं है, मतभेद हैं, राजनीतिक विचारधारा उनसे अलग है, मगर वो आएंगे तो मैं उनका स्वागत भी करूंगा, उनसे सवाल भी करूंगा, जो मेरा संवैधानिक हक है। मैं उनसे पूछूंगा कि मोदी जी, इस ओखला क्षेत्र में आपका क्या बिगाड़ा था कि आपके सांसद ने यहाँ 1 रुपये नहीं लगाया आज तक? 15 साल 10 साल उनके सांसद रहे हैं, 1 रुपये नहीं लगा। तो ये मैं मोदी जी को गजराई बनाऊंगा, मगर सवाल जरूर पूछूंगा, तो मेरा संवैधानिक हक है और जवाब देना पड़ेगा उन्हें। हमने उनको चुन को भेजा है। बहुत शुक्रिया सर आपका।